नमस्कार आप सभी को। और सुमित जी और पवन जी का भी बहुत बहुत आभार। पवन जी ने फिर से मुझे अवसर दिया यहाँ पे एक बेहतरीन किताब के बारे में बात करने का। सुमित जी काफ़ी कुछ बता ही चुके हैं उस किताब के बारे में और नासिरा जी के बारे में, लेकिन मैं एक छोटा सा परिचय, औपचारिक परिचय पढ़ देती हूँ नासिरा जी का। नासिरा जी का जन्म सन 1948 में इलाहाबाद में हुआ। उन्होंने फ़ारसी भाषा और साहित्य में एमए किया। हिंदी, उर्दू, अंग्रेज़ी, पश्तो एवं फ़ारसी पर उनकी गहरी पकड़ है। वह ईरानी समाज और राजनीति के अतिरिक्त साहित्य, कला व संस्कृति विषयों की विशेषज्ञ हैं। इराक, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान व भारत के राजनीतिज्ञों तथा प्रसिद्ध बुद्धिजीवियों के साथ उन्होंने साक्षात्कार किए जो बहुचर्चित हुए। ईरानी युद्ध बंदियों पर जर्मन व फ्रांसीसी दूरदर्शन के लिए बनी फिल्म में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। सृजनात्मक लेखन में प्रतिष्ठा प्राप्त करने के साथ ही स्वतंत्र पत्रकारिता में भी उन्होंने उल्लेखनीय कार्य किया है। उनके बहुत से कहानी संग्रह हैं। शामी कागज़, पत्थर गली, संगसार, इब्ने मरियम, सबीना के 40 चोर, खुदा की वापसी, बुत खाना, दूसरा ताजमहल, इंसानी नस्ल। और उपन्यास हैं शामली, ठीकरे की मंगनी, जिंदा मुहावरे, कुइयाँ जान, ज़ीरो रोड, बहिश्ते ज़हरा, अक्षयवट, कागज़ की नाव और पारिजात। तो हम आज पारिजात पे बात कर रहे हैं। पारिजात इनके बहुत बड़े रिसर्च, 10-12 साल के कहते हैं इनके रिसर्च का परिणाम है। और जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में भी आएगा कि बेहतरीन रिसर्च है और मेरे ख्याल में रिसर्च स्कॉलर्स को ये पढ़ना भी चाहिए। ये उपन्यास बहुत बड़ा कैनवास लिया है इन्होंने इसमें, बहुत बड़ा कई प्रसंग हैं जो बहुत गहरे और बहुत सारे प्रसंगों पे इन्होंने बात की है। 2011 में ये प्रकाशित हुआ ये उपन्यास और 2016 में इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। ये उपन्यास बहुत सी परतों पे चल रहा है, काफ़ी लेयर्स हैं इसमें। बहुत से प्रसंग हैं, बहुत सी घटनाएं, दुर्घटनाएं, मानवीय मूल्यों की बात है, रिश्तों की जद्दोजहद, मृत्यु से उत्पन्न होने वाले दुख से उभरने का प्रयास, ये सब बहुत छाया हुआ है इस उपन्यास में। और एक इतिहास भी एक उपन्यास का पात्र है। ऐतिहासिक प्रसंग और घटनाएं, दुर्घटनाएं इतनी है कि हर चौथे पेज का उल्लेख किया जा सकता है कि हर चौथे पेज में इतनी सारी इसकी चर्चाएं और इतने अलग अलग लेयर्स में ये काम कर रहा है। और नासिरा जी की लेखनी ऐसी है कि उन्होंने उन पात्रों को जीवित किया है जिसके बारे में ये उपन्यास है पूरा। सारे पात्र आपको जीवित ही लगेंगे भी, और उन शहर और उस स्थानों को भी जीवित कर दिया है जिनके बारे में ये बात कर रही हैं। तो मैं इसकी थोड़ी सी भूमिका पढ़ देती हूँ जिससे आप लोगों को थोड़ा अंदाज हो कि किस बारे में बात हो रही है। पारिजात केवल एक वृक्ष, कथा और विश्वास मात्र नहीं है, बल्कि यथार्थ की धरती पर लिखी एक ऐसी तमन्ना है जो रोहन के खून में रेशा रेशा बनकर उतरी है और रूही के श्वासों में ख्वाब बनकर घुल गई है। रोहन और रूही 2 पात्र हैं इस उपन्यास के। उपन्यास में पारिजात एक रूपक नहीं, वह दरअसल नए पुराने रिश्तों की दास्तान है। उपन्यास की कथा वस्तु में इतिहास कहीं किरदार बनकर उभरता है तो कहीं वर्तमान और अतीत के बीच सूत्रधार की भूमिका निभाता नजर आता है। उसकी इस आवाजाही में उपन्यास के पात्र कभी तारीख से गुरेजा नजर आते हैं तो कभी उसको तलाश करते हुए खुद ही अपनी खोज में लग जाते हैं। उनकी इस कोशिश में बहुत से संदर्भ, शख्सियतें, घटनाएं चाहे अनचाहे अपना आकार ग्रहण कर लेती हैं और समय विशेष पर पड़ी धूल को अपनी उपस्थिति से खारिज कर एक नई स्मृति की तरफ ले जाती हैं, जहाँ पर दुनियावी भागदौड़ के बीच रिश्तों की बहाली और जद्दोजहद अपनी सारी खूबसूरती और ऊर्जा के साथ मौजूद है। और एक बहुत ही सुंदर शेर से इस उपन्यास की शुरुआत हुई है। न खामोश रहना मेरे हमसफ़ीरों, जब आवाज़ दूँ तुम भी आवाज़ देना। तो बात यह है कि जब आप संकट में होते हैं, दुख में होते हैं और जब आप आवाज़ देते हैं तो आपको पलट के केवल अपनी ही आवाज़ देते हैं और कोई नहीं देता। ये बात इस उपन्यास में बहुत अच्छे से जाहिर की गई है। बहुत सी परतों में ये उपन्यास है, बहुत सी घटनाएं, बहुत सी इसमें प्रसंग चल रहे हैं, तो सारी परतों को खोलना और सब परतों के बारे में बात करना तो मेरे लिए बिल्कुल भी संभव नहीं है। वो नासिरा जी हैं, वो ऐसा कर सकती हैं।
उन्होंने सारी चीज़ें कंपाइल की हैं एक साथ और बहुत खूबसूरती और वाकई खूबसूरती और ऊर्जा इस पूरे उपन्यास में बनी हुई है। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि मुख्य किरदारों, मुख्य पात्रों और उनके आसपास की जो घटनाएं चल रही हैं उसके बारे में बात करूं, क्योंकि सभी के बारे में बात करना बिल्कुल भी संभव नहीं है। अगर मैं सबको छूते हुए भी निकलूं सारी प्रसंगों से, सारे पात्रों से आसपास छूते हुए भी निकलेंगे तो भी संभव नहीं है कि सबकी बात की जा सके। तो और मैं कोशिश करूंगी कि मेरे इस वक्तव्य में बिखराव नहीं हो, इसीलिए सीमित पात्रों और सीमित घटनाओं के बारे में ही बात करूंगी। तो उपन्यास ऐसे शुरू है कि उपन्यास मुख्यतः 3 परिवारों की कहानी है। इसमें 3 परिवार हैं मुख्यतः। एक प्रहलाद दत्त जी का परिवार है, एक जुल्फ़िकार जी का और एक बशारत हुसैन साहब का। तीनों परिवारों में बेहद घनिष्ठ संबंध हैं, तीनों सहपाठी रह चुके हैं, कई पीढ़ियों से इनकी मित्रता चल रही है, बरसों से ये लोग एक दूसरे को जानते हैं। और प्रहलाद दत्त जी का परिवार है वो अर्थशास्त्र के प्रोफेसर हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, और उनकी पत्नी है प्रभा दत्त जी जो कि इंग्लिश के प्रोफेसर हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में ही। उनका एकलौता बेटा है रोहन। दूसरा परिवार बशारत हुसैन साहब का, उनकी पत्नी है फिरदौस, उनकी एक बेटी है रूही और बेटा है मोनिस। तीसरा परिवार है जुल्फ़िकार अली साहब का, उनकी पत्नी है नुसरत जहाँ और उनका एक बेटा है काजिम। तो इनके चारों बच्चों की भी नेचुरल सी बात है आपस में बहुत घनिष्ठता है। चारों बच्चे आपस में बचपन से खेले कूदे बड़े हुए हैं, बहुत मित्रता है आपस में, बहुत क्लोज़ हैं। एक परिवार से भी बढ़कर जो घनिष्ठता होती है वो इन परिवारों की घनिष्ठता है तीनों की। चारों बच्चे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं और बहुत खुले विचारों के हैं, सीधी सी बात है, होंगे ही। और चारों का विवाह हो चुका है। तो अब इस उपन्यास का जो मूल कथानक है वो यहाँ से शुरू हो रहा है कि चारों का विवाह हो चुका है, और ये इसीलिए अतीत से वर्तमान के बीच में इसमें आवाजाही चलती रहेगी इस उपन्यास में। कभी अतीत की बात होगी, कभी वर्तमान का, कभी इतिहास की। तो ये जो उपन्यास है जो जहाँ से शुरू हो रहा है वो यहाँ से शुरू हो रहा है कि रोहन विदेश से लौट के आता है इलाहाबाद लौट के आता है। तो इलाहाबाद स्टेशन पे वो बहुत साल बाद आया। इलाहाबाद स्टेशन पे जब वो उतरता है तो वो कहता है, रिक्शा जब स्टेशन रोड से गुजरा तो उसने नज़रें उठाकर ऊँघते शहर को ताका। सुबह की वजह से सड़कों पर रेलमपेल और दुकानों के बंद होने से भीड़ भड़क्का न था, मगर रास्ते भर जो वह देखता आया उसमें कुछ नहीं बदला। वही गलियाँ, वही गंदगी, वही गरीबी, वही गोबर, वही गुब्बारे, वही गन्ने, वही गुड़ के सेब, वही गाय माता, वही श्री गणेश। उसे यकायक महसूस हुआ कि वह तो कभी यहाँ से दूर गया ही न था। बाहर के माहौल ने अंदर की दुनिया को दस्तकें देकर जैसे जगा दिया था। उसकी हंसती आँखों ने चारों तरफ देखा और वह मनी मन कह उठा, इलाहाबाद तेरा कोई जवाब नहीं, मैं बदल गया, ज़िंदगी बदल गई, मगर यार तेरी गंध में कोई फ़र्क नहीं आया, वही पुराने दुलार और प्यार की गर्मी। तो क्या है कि मेरा भी इलाहाबाद, मतलब इस पूरे उपन्यास में इलाहाबाद और लखनऊ की बहुत चर्चा है, तो मेरा भी इलाहाबाद से बहुत गहरा कनेक्शन रहा है। और बिल्कुल ऐसा ही है, बचपन से हम इलाहाबाद जा रहे हैं, स्टेशन से घर तक के रास्ते में कोई बदलाव नहीं आया है। 40 साल से तो कोई बदलाव नहीं आया, इसीलिए मैंने कहा इसको मैं पढ़ देती हूँ। उसके बाद में अब बात ये है कि रोहन आ चुका है इलाहाबाद, और स्थिति ये है कि प्रभा दत्त जो रोहन की माँ हैं उनका निधन हो चुका है, और वो अपनी परिस्थितियों वश अपनी माता के अंतिम दर्शन नहीं कर पाया है। तो वो बहुत इसीलिए अवसाद में है और अपनी माँ के निधन का कारण स्वयं को मानता है। वो क्यों ऐसा मानता है, यहाँ पे एक पात्र का जिक्र आ रहा है, वो है एलिसन। एलिसन रोहन की पत्नी है। 8 वर्ष रोहन के विवाह को हो चुके हैं और उनका एक बेटा है टेसू, जिसका घर में नाम टेसू है, और उस बच्चे का नाम भी पारिजात है। तो वो रोहन ने विवाह किया यूरोपियन लड़की से। थोड़ा सा माता पिता नहीं चाहते थे, लेकिन क्योंकि खुले विचारों के तो बहुत आपत्ति उन्होंने की नहीं। अब एलिसन जो है वो रोहन को टेसू को लेके, अपने बच्चे को लेके कहीं चली गई है, बिना बताए, रोहन को बिना बताए कहीं चली गई है। रोहन पे उसने बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं, इतने गंभीर आरोप लगाए हैं कि उसको जेल हो गई, उसकी नौकरी छूट गई, उसका सामान बिक गया और वो बहुत दिन जेल में रहा। इस वजह से, इन सब कारणों से इनके माता पिता का बहुत पैसा खर्चा हुआ, वकील कोर्ट कचहरी के चक्कर में बहुत पैसा खर्चा हुआ।
और इनकी जो माँ थी प्रभा दत्त, वो अपने संतान के दुख को ही अपने मन में लेके और अवसाद से भरी हुई और इस दुनिया से चली गई। वो नहीं बर्दाश्त कर पाई। वही थी जो इनके पिता, रोहन के पिता और रोहन के बीच में कड़ी का काम करती थी। रोहन अपने मन की बातें अपनी माता से ही करता था, पिताजी से इतनी नहीं करता था, इसीलिए रोहन बहुत अवसाद में है। खैर, रोहन इलाहाबाद आता है और इनका इवन यहाँ तक ये स्थिति है कि प्रहलाद दत्त जी का घर बिक गया और उनको अपने पुश्तैनी मकान में एक इलाहाबाद के पास में एक ऊंचाहार कोटरा बहादुरगंज नाम की जगह, वहाँ पे अपने पुश्तैनी छोटे से मकान में जाना पड़ा। घर मतलब कोठी कह रहे हैं उसको, कि इनकी कोठी थी इलाहाबाद में, वो बिक गई और वो इसको वहाँ से जेल से छुड़ाने और उन सब खर्चों में वो कोठी इनको बेचनी पड़ी। तो यहाँ पे एक और पात्र हैं निखिल और उनकी पत्नी शोभा। तो निखिल जो हैं वो प्रहलाद दत्त जी के शिष्य रह चुके हैं और जब बच्चा रोहन विदेश में है तो वो प्रहलाद दत्त जी का ध्यान रखता है, बिल्कुल बेटे की तरह उनका ध्यान रखता है और हर जगह उनके साथ जाता है, उनका पूरा साथ देता है, उनके पास में ही रहता है जैसे कि एक बच्चे को देना चाहिए। और उनकी पत्नी शोभा, वो प्रभा दत्त जी की बहुत क्लोज थी। प्रभा दत्त जी अपने मन की बातें शोभा से करती थी, शोभा भी बहुत ध्यान रखती थी उनका। और निखिल कहता है कि इसे द्रोणाचार्य और एकलव्य का रिश्ता कहते हैं। जिसे गुरु मान लिया उसके लिए अंगूठा क्या कुछ भी कुर्बान किया जा सकता है। तो निखिल अपने घर में गेट टुगेदर रखता है, इसलिए रखता है कि अब जो प्रहलाद दत्त जी हैं वो जाने वाले हैं, तो अपने रिसर्च स्कॉलर्स को, कलीग्स को, सबको बुलाता है और वहाँ पे बहुत सी बातें हो रही हैं। तो एक बात मैं ये चर्चा इसे बता रही हूँ, छोटे छोटे से प्रसंग, कि नासिरा जी ने कितनी चीज़ों को कितनी बारीकी से पकड़ा है और कितनी विस्तृत जानकारी उस चीज़ के बारे में दी है जो कि आसान नहीं है। पढ़ते समय समझ में नहीं आता कि नासिरा जी को इतनी बारीक जानकारी हर बात के बारे में कैसे है। तो वहाँ पे बहुत सी बातें चल रही हैं उस पार्टी में, तो उसमें एक अमरूद की बात भी चल रही है और मैं अमरूद की बात इसलिए भी कर रही हूँ कि मैंने इलाहाबाद के अमरूद बहुत खाए हैं और वो जो इन्होंने कहा है वो मैं बिल्कुल उससे कनेक्ट करती हूँ। आप लोग भी सुनिए। अमरूद को लेकर बात चली है तो मैं कहूँगा कि इलाहाबादी अमरूद की इस खूबी के पीछे बागवानी के शौक़, हुनर और तजुर्बे का एक लंबा इतिहास है। इसमें मेहनत का पसीना और रईसों का पैसा पानी की तरह बहा है। फल मीठे हों इसके लिए सुना है बीजों को घंटों शीरे में डुबोकर रखा जाता था। पौधों को फूलों की खाद और खुशबूदार पानी से सींचा जाता था। इसलिए इलाहाबादी अमरूद की इतनी किस्में हैं। बिना दाने वाला अमरूद, पक्का मुलायम अमरूद, ऐसा कि 2 उंगली से दबाएं तो 2 टुकड़े हो जाए, और खुशबू तो घर क्या पूरे मोहल्ले में फैल जाए। सफ़ेदा अमरूद, मक्खन जैसा रंग, शहद जैसी मिठास। यह फल पहली बार नवाब अबू बकर के बाग में फला था। और ऐसा करके 1-1.5 पेज तक अमरूद की ही चर्चा है। अमरूद पे लोकगीत भी है इसमें आगे, बहुत डिटेल में अमरूद की चर्चा। और वाकई इलाहाबाद का अमरूद ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है, ऐसी खुशबू की पूरा मोहल्ला महक जाए। तो खैर, वो अब प्रहलाद जी और रोहन की कोटरा बहादुरगंज जाने की तैयारी है। वो वहाँ चले जाते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं और वहाँ पे इनको अनपैक के समय रोहन को डायरी मिलती है प्रभा दत्त जी की। प्रभा दत्त जी की डायरी मिलती है। तो उस डायरी में उस डायरी में जो पढ़ता है, ये डायरी जब रोहन, कभी कभी डर लगता है कि किसी दिन वह किसी बंद दरवाजे से न टकरा जाए। प्रभा दत्त जी लिख रही हैं, उस वक्त उसे अपनी पहचान की ज़रूरत पड़ेगी, तब क्या होगा। मुझे नहीं लगता कि मैंने रोहन को इंसानी संस्कार देने में कोई कमी की हो, मगर हकीकत यह है कि हर बच्चा अपनी ही तरह से हाथ पैर निकालता है। वह अपने में खुद एक इकाई बनता है, माँ बाप की कार्बन कॉपी नहीं। रोहन एक खूबसूरत इंसान है, उसके अंदर की दुनिया बहुत मासूम है, मगर वह खुद अपने को नहीं पहचान पा रहा और उन चीज़ों की तरफ बढ़ता है जो उसका अपना मिजाज नहीं है। काश वह अपनी खूबियों को समय रहते पहचान ले। मेरा आशीर्वाद है कि शादी कामयाब हो। दोनों की तबीयत में बहुत फ़र्क है, एक अंदर यात्रा करता है, दूसरा बाहर। 2 कल्चर का यह गठबंधन जाने क्यों मुझे शंकित करता है। रोहन ने डायरी बंद कर दी। काश यह सब वह तब जान पाता जब वह जिंदा थी, उसके भय और सपने को समझता, मगर तब और बहुत कुछ देखना समझना और बाकी था, वह उसी में खोया रहा।
एक तूफ़ान जैसे घर में आ जाता है, इनके घर में वैसा ही तूफ़ान आया हुआ है। उसके लिए नासिरा जी लिख रही हैं, तूफ़ान जिस तेज़ी से आया उसी तेज़ी से लौट गया, लेकिन उसकी तीव्रता से जो तबाही मची वह पलक झपकते ही दुरुस्त नहीं की जा सकती थी। तो धीरे धीरे इनको समय लग रहा है, रोहन लेकिन बहुत अवसाद में है, वो बिल्कुल ना निकलना चाहता है और उसको समझ में भी नहीं आ रहा कि वो क्या करे। इसी बीच प्रहलाद दत्त जी को निखिल के साथ अमेरिका जाना है अपने एक सेमिनार के संबंध में, और सेमिनार के साथ अमेरिका के बाद में पेरिस, लंदन, कई जगह जाना है। तो यहाँ पे इस पात्र का जिक्र आ रहा है रूही का। तो रूही के साथ ऐसा है कि जब ये रूही लखनऊ में रहती है, सफ़ेद कोठी में, उनके जुल्फ़िकार साहब की कोठी है सफ़ेद। और रूही के साथ ऐसा हुआ है कि रूही का जो पति था काजिम जुल्फ़िकार साहब का बेटा है, जैसे मैंने पहले बताया, और रूही बशारत साहब की बेटी है। दोनों मित्र थे, लेकिन और रूही की काजिम से शादी हो जाती है। अब काजिम के साथ एक हादसा होता है, काजिम अपाहिज हो जाता है और उसके बाद में काजिम इस दुनिया से चला जाता है। उसका सदमा जुल्फ़िकार साहब नहीं सह पाते, जुल्फ़िकार साहब भी इस दुनिया से चले जाते हैं और उसके बाद उनकी पत्नी नुसरत जहाँ भी इस दुनिया में नहीं रहती। तो रूही अब सफ़ेद कोठी में अपने ससुराल में जुल्फ़िकार साहब की कोठी में अकेली रह रही है। वो भी बहुत परेशान है अपने जीवन से। तो प्रहलाद जी रूही के बारे में इनको बताते हैं रोहन को, और रोहन से कहते हैं कि मैं जा रहा हूँ अमेरिका, तुम चाहो तो थोड़े दिन लखनऊ चले जाओ रूही के पास। रोहन को और अफसोस होता है कि वो इतना अपनी उलझनों में और इतना अपनी दुनिया में खोया रहा कि उसे ना अपने मित्र काजिम के बारे में पता चला, ना रूही के बारे में पता चला। खैर वो लखनऊ चला जाता है। अब वो लखनऊ आ जाता है, जहाँ तक पहुँचना है वहाँ का रास्ता बड़ा लंबा है क्योंकि पात्र बहुत हैं थोड़ा सा आप लोगों को धैर्य रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम फिर दो पात्रों से मिलते हैं, फिरदौस जहाँ और अन्ना बुआ। फिरदौस जहाँ जो कि रूही की माँ हैं, वो लाल कोठी में रहती हैं। उनके पति भी हैं बशारत साहब, वो भी एक हादसे में नहीं रहे, और उस हादसे का शिकार ये भी हुई, फिरदौस जहाँ भी हुई, और फिरदौस जहाँ भी अपाहिज हो गई। फिरदौस जहाँ व्हील चेयर पे हैं और लाल कोठी में ये अकेली रहती हैं। अन्ना बुआ हैं, वो सफ़ेद कोठी में रहती हैं, वो वहाँ पे रूही की देखभाल करती हैं। और इधर गफ़ूर मियाँ हैं जो कि फिरदौस जहाँ की कोठी में रहते हैं और उनकी देखभाल करते हैं, कोठी की और उनकी देखभाल करते हैं। अन्ना बुआ की अपनी अलग कहानी, अगर समय रहा तो उसकी बात करेंगे। अन्ना बुआ का अपना अलग, उनके परिवार समेत वो यहाँ रहती हैं, रूही का बहुत ध्यान रखती हैं वो। तो रोहन लखनऊ आ गया है, लेकिन रोहन ने ना तो रूही से कुछ पूछा है, ना रूही ने रोहन से कुछ पूछा है, और रूही खुद इतनी दुखी है कि रोहन अपने बारे में रूही को कुछ नहीं बता पाता। तो यहाँ पे एक रोहन के पिताजी प्रहलाद दत्त साहब के एक परिचित है मिर्ज़ा जाफ़र, उनका पोता गोमती में नहाते हुए डूब गया और डूब के नहीं रहा। एक तो मृत्यु इस उपन्यास में बहुत उसमें छाई है, और क्यों छाई है वो आपको बाद में पता चलेगा। सबके अपने अपने रीज़न हैं और सब लोग कैसे कैसे उससे उभरते हैं, इसका बहुत खूबसूरत विवरण है इसमें। तो मिर्ज़ा जाफ़र के घर वो जाता है पुरसा करने के लिए, और वहाँ पे मरसिया जब वो पहुँचता है तो मरसिया पढ़ा जा रहा है और मरसिया शुरू हो चुका है। तो वो सुनता रहता है, बैठे बैठे मरसिया सुनता रहता है। काफ़ी देर सुनते सुनते उसे अपने ही बच्चे की याद आने लग जाती है, वो बाहर चला जाता है। और यहाँ पे कुछ बुज़ुर्ग लोग बैठे हुए हैं, और वो बुज़ुर्ग लोग उसको पहचान लेते हैं रोहन को, क्योंकि वो रोहन के दादाजी के दोस्त हुआ करते हैं। तो वो कुछ ऐसी बातें इससे करते हैं जिससे रोहन को बहुत उत्सुकता भी जगती है, थोड़ा वो आश्चर्यचकित भी होता है। तो वो कहते हैं, जानते हो बेटा, आपके दादा ज्योति दत्त का नौहा पढ़ना आज भी याद आता है। उनके आगे हम और प्रहलाद कभी नौहा पढ़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। इमाम हुसैन की शहादत पर उन्होंने नौहा लिखा था। करबला की लड़ाई में तो सुल्तान दत्त की भी हमकारी रही है। यजीद की लौटती फ़ौजों से लड़े थे, उन्हीं के ख़ानदान से हैं ये हुसैनी ब्राह्मण। अब रोहन को ये सब कुछ नहीं पता, रोहन को कुछ समझ में नहीं आता कि ये क्या बात हो रही है। रोहन एकदम चौंक जाता है, और वो घर आके उसको बहुत उत्सुकता होती है कि हुसैनी ब्राह्मण क्या और कौन सी करबला की लड़ाई, उसे कुछ भी नहीं मालूम है। तो वो आता है, घर आता है और जुल्फ़िकार साहब की लाइब्रेरी में जाता है। सफ़ेद कोठी में जुल्फ़िकार साहब की बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, और वो बहुत उत्सुकता से उसके अंदर जाता है, क्योंकि बचपन में उस लाइब्रेरी में उसको कभी जाने नहीं मिला। आज वो पहली बार उस लाइब्रेरी के अंदर गया है।
तो वहाँ जब अंदर जाता है लाइब्रेरी के अंदर, तो वो कुछ तस्वीरें लगी हुई देखता है। तो वो तस्वीरें कैसी हैं? तस्वीर में 5-6 साल के रोहन और काजिम फ़कीर बनकर खड़े थे। सब्ज़ कुर्तों पर कपड़े की बनी झोली डली थी और उनकी फैली हथेली पर पैसे रखे जा रहे थे। तस्वीर के नीचे रोहन के बाबा के दस्तखत थे और तारीख लिखी थी 5 मुहर्रम। चूँकि हज़रत हुसैन की आल औलाद करबला में 3 दिनों तक भूखे प्यासे रहे थे, उसी की याद में यह रस्म होती है। दूसरी तस्वीर थी जिसमें मोनिस, रूही, रोहन, काजिम गले में चांदी की हंसली और पैरों में बेड़ी पहने खड़े थे। इस तस्वीर के नीचे बाबा के दस्तखत और 6 मुहर्रम की तारीख पड़ी थी। इसमें भी बच्चों को कैदी का हुलिया बनाकर उस जुल्म को याद किया जाता है जो हज़रत आबिद पर तोड़े गए थे। अब वो ये सब देखता है तो उसकी उत्सुकता और बढ़ जाती है। उसको बहुत समझ में नहीं आता कि ये किस तरह की तस्वीरें हैं, उसे कुछ भी नहीं मालूम। तो वो एक खोज पे निकल पड़ता है। बहुत लंबी खोज है और इस लंबी खोज के साथ में पाठक भी एक खोज पे निकल जाते हैं। तो इस सिलसिले में जब वो एक लंबी खोज पे निकलता है, वो अलग अलग शहरों की लाइब्रेरी छानता है, अलग अलग शहरों में जाता है, कभी पटना जाता है, कभी लखनऊ जाता है, कभी कहीं जाता है, इटली भी जाता है किसी काम से, वहाँ भी उस खोज में लगा रहता है। लखनऊ आता जाता बना रहता है, वो इलाहाबाद भी आता जाता बना रहता है, लेकिन वो अलग अलग शहरों में जाता रहता है। और कभी कभी उसकी लंबी खोज बहुत उलझन पैदा करती है कि आखिर वो खोजना क्या चाह रहा है। लेकिन एक जगह रोहन कहता है कि गम की कितनी शक्लें हैं, शायद यह गम ही है जो मुझे मेरी जड़ों की तरफ खींच रहा है। तभी मैं चमकती हुई दुनिया से आंखें चुराकर अतीत के गलियारों में खो गया हूँ। तो इस संदर्भ में जब वो खोजबीन कर रहा होता है, तो उसे जो जाफ़र मियाँ जिनकी हमने चर्चा की, उनका बेटा सलीम मदद करता है। वो उन्हें एक शख्स के पास ले जाता है जिनका नाम है दिलावर मिर्ज़ा। अब दिलावर मिर्ज़ा से बहुत डिटेल में करबला के युद्ध और हुसैनी ब्राह्मण वगैरह के बारे में बताते हैं। बहुत सी किताबें सजेस्ट करते हैं कि तुम ये किताब पढ़ो। कुछ जुल्फ़िकार साहब की लाइब्रेरी में है, कुछ पटना की लाइब्रेरी में है, वो वहाँ भी जाता है। जो हालांकि इसकी बहुत लंबी चर्चा है, लेकिन थोड़ा सा आप लोग सुनिए कि दिलावर मिर्ज़ा इसको क्या बताते हैं। जो इस जंग में जिन्होंने अहम रोल अदा करते हैं उनके बारे में तुम्हें जानना चाहिए। बतौर मिसाल हज़रत अब्बास, जो इमाम हुसैन के सौतेले भाई थे मगर सगों से भी ज़्यादा अजीज़ थे। अब्बास का मतलब है शेर। ये वाकई शेर की तरह हसीन और ताकतवर थे। इमाम हुसैन की छोटी बेटी सकीना पे जान छिड़कते थे। हज़रत ज़ैनब इमाम हुसैन की बहन थी, जिन्होंने अपने बेटे औन और मोहम्मद की परवरिश के साथ अपने भतीजे अली अकबर को पाला था। हज़रत ज़ैनुल आबदीन, जो इमाम हुसैन के बेटे थे, करबला आकर बीमार पड़े। इमाम के छोटे साहबजादे अली असगर, जिन्हें गर्दन में तीर लगा था, सकीना जेल में दम तोड़ बैठी। हज़रत सुगरा बीमार थी, इन्हें इमाम मदीना छोड़ाए। अहले बैत, जो इमाम हुसैन की फ़िक्र और ईमान में अपना ईमान रखते थे, वह गिनती में 72 थे। 10वीं मुहर्रम के दिन करबला की जंग में ये सारे अफराद चंद घंटों में शहीद हुए। ऐसे करके ये जो मैं पढ़ रही हूँ, ये जो नासिरा जी ने लिखा है, इसका 1/10वां हिस्सा भी नहीं है। इन्होंने जो दिलावर मिर्ज़ा हैं, इनको बहुत डिटेल से पूरी करबला की लड़ाई के बारे में बताते हैं। और पढ़ते पढ़ते आपको ये लगेगा कि हमें तो कुछ पता ही नहीं है। इसमें बार बार चर्चा आती है करबला की लड़ाई की, मोहे-आल, मुहर्रम, और यहाँ तक कि भारद्वाज ऋषि की भी इसमें चर्चा आई है। तो हमें कुछ नहीं पता इस बारे में कि ये मतलब कम से कम मुझे तो ज़्यादा कुछ नहीं पता था कि ये किस बारे में बात हो रही है। और हमें कई बार लगता है कि मैं ज़रूरत भी क्या है ये सब जानने की, और नहीं भी जानते तो क्या फ़र्क पड़ रहा है। कोई बात नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन जो आप बातें आगे सुनेंगे तो आपको लगेगा कि पता होना चाहिए। अब ये बात करते करते पहुँचते हैं मोहे-आल तक। तो ये हिस्ट्री ऑफ मोहे-आल्स एक किताब है, उसके कुछ पन्ने इसको दिए जाते हैं पढ़ने के लिए, ये पढ़ता है। तो इसमें ये कह रहे हैं कि भारद्वाज दत्तों का गोत्र है। आप लोग ध्यान से सुनिएगा, जिसके नाम की व्याख्या कुछ यूँ की जाती है। ऋषि भारद्वाज त्रेता युग के आरंभ में हुए। ये इक्ष्वाकु वंश की 43वीं पीढ़ी में हुए राजा अंशुमान के समकालीन थे। ये ब्रह्मा के मानस पुत्र अंगिरा ऋषि के वंशज थे। इनके कुल में कई महान विभूतियाँ हुई हैं, जिनमें प्रमुख वितथ,
भरद्वाज, कर्ण, वामदेव, यवक्रांत, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा और पतंजलि। ऋषि भारद्वाज बृहस्पति के पुत्र थे। बृहस्पति वैशाली के राजगुरु थे। वैशाली के राजा मरुत ने भारद्वाज का पालन पोषण किया। मत्स्य वायु पुराणों के अनुसार भारद्वाज का पालन पोषण किया गया। पुरुवंशीय राजभरत का कोई भी पुत्र राजा बनने योग्य न था। राजा मरुत ने होनहार बालक भारद्वाज को भरत के सुपुर्द कर दिया। भारत द्वारा गोद लेने के बाद भारद्वाज क्षत्रिय ब्राह्मण कहलाने लगे। राजा भरत की मृत्यु के बाद भारद्वाज अपने पुत्र वितथ या विताथन को राज्याधिकारी बना तपस्या हेतु वन में चले गए। द्रोणाचार्य भारद्वाज के बेटे कौरवों के कमांडर इन चीफ थे। इनके बेटे अश्वत्थामा और पोते राजभवन दोनों अपने पूर्वजों के चलते दत्तों द्वारा सराहे और पसंद किए जाते हैं। द्रोणाचार्य की हत्या और युधिष्ठिर के हस्तिनापुर के राजा के रूप में राज्याभिषेक से दुखी अश्वत्थामा का मन उचट गया और वह यह स्थान छोड़कर कहीं और रहना चाहते थे। इस तरह से वह कश्मीर होते हुए काबुल फिर अरेबिया में जा बसे। उनके साथ उनके पिता के गुरुकुल के 6 साथी थे, जिनका नाम विद्याधर, ब्रह्मो, कृष्णु, हरिराम, द्रोणा और मोहन थे। कुछ मोहयाल इतिहासकारों ने यह माना है कि यही 6 थे अश्वत्थामा के साथ जो बाकी मोहयालों के वंशज बने, अर्थात बाली, भीमवाल, छिब्बर, लाऊ, मोहन, वैद और दत्त। तो इसमें आया है मोहयाल का जिक्र। अब ये पूछता है रोहन कि मोहयाल शब्द कहाँ से आया, मोहयाल शब्द का मतलब क्या है। तो मोहयाल शब्द का शाब्दिक अर्थ पर लिखा है प्राकृत और संस्कृत भाषा में यह शब्द महीपाल है, जो सिर्फ 6-7 सदी पुराना है। महीपाल कहलाने वाले लोग दरअसल ब्राह्मणों के विशेष वर्ग से थे। पीढ़ियों से इस बात की कोशिश में थे कि वह शाही प्रशासन और फौज के महत्वपूर्ण ओहदों पर आसीन रहे। अब अंत में ये कहते हैं कि प्राचीन बोली में मोही या माही का भूमि का अर्थ होता है भूमि, और अल्लाह जब लगा देते हैं तो उसका अर्थ होता है सम्मानित पुरुष। मोहयास जमीन के मालिक हुए और उनके भगवान हलराम उर्फ बलराम उर्फ बलदेव कहलाते थे। वह आर्यन कृषि देवता थे जिनके एक हाथ में हल और दूसरे में तलवार होती थी। कहने का मतलब ये है कि जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको ये महसूस होगा कि आपको किसी और धर्म के बारे में कुछ पता ही नहीं है, और हम कभी जानने की कोशिश भी नहीं करते। हम कभी प्रयास नहीं करते कि हम किसी और धर्म के बारे में, उनके बारे में कुछ भी जानें। नहीं जानते, इसका हमें कोई अफसोस भी नहीं है, लेकिन हम राय ज़रूर बना लेते हैं। और जब आप और आगे इस उपन्यास में बढ़ेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि आप अपने धर्म के बारे में भी कुछ नहीं जानते, और उसके लिए आपने झंडा उठा रखा है, मरने मारने का सब कुछ कर रखा है, उसकी रक्षा के लिए आप खड़े हुए हैं, लेकिन वाकई आप कुछ भी नहीं जानते। और जब आप सिरा ढूंढने की कोशिश करेंगे कि आप जैसे रोहन खोज में लगा, अगर आप खोज में लग ही जाएंगे तो आपको ये पता चलेगा कि ये सारे सिरे जो हैं एक ही जगह से जाके जुड़ रहे हैं, जुड़ भी जाएंगे। इस किताब में वो मैं बता रही हूँ, मैं 1/10वां अंश भी नहीं पढ़ रही हूँ, जितने डिटेल में इन्होंने इस चीज़ को बताया है नासिरा जी ने, और बहुत अच्छे से कंपाइल किया है इन सब बातों को। तो ये जब सिरे एक जगह से जुड़ जाते हैं तो कई लोगों को अफसोस भी हो सकता है, कईयों को दुख हो सकता है, कईयों को खुशी हो सकती है, कुछ लोग आश्चर्यचकित हो सकते हैं। तो उसके लिए बहादुर शाह ज़फ़र साहब कहते हैं, खुदा के वास्ते जाहिद पर्दा उठाना काबे से, कहीं ऐसा ना हो यहाँ भी वही काफिर सनम निकले। तो निकल भी आएंगे काफिर सनम अगर आप खोज में लग जाएंगे। और हमारी अज्ञानता और उदासीनता कहाँ तक जाती है, तो इसमें एक जगह जिक्र है, एक दावत चल रही है, उसमें एक जिक्र है व्यंजनों का, तो मैं उसको पढ़ देती हूँ। हालांकि इससे कोई लिंक नहीं है, लेकिन आप सुनिए, व्यंजनों के नाम सुनिए और बताइए कि कौन कितना जानता है, किसको अपना मूल्यांकन आप लोग करिए कि क्या जानते हैं हम लोग। तो दावत में क्या क्या बनेगा उसका डिस्कशन चल रहा है। मुतनज़न, याकूती, शिशरंगा और मुज़ाफ़र बनवा लेती हूँ। अगर चाहो तो मछली पुलाव, मुर्ग पुलाव, कोफ्ता पुलाव, अंडा पुलाव, पसंदा पुलाव या फिर यखनी पुलाव। इनमें से कोई ना पसंद हो तो अनारदाना पुलाव, नौरत्न पुलाव, सेवइयों का पुलाव, बकल मून का पुलाव बनवा लूँ। उम्र का तगाज़ा हो तो 30 किस्म की खिचड़ी और 32 तरह की चटनियाँ बनवा लूँ, वरना चावल की जगह अन्नानास या मुज़ाफ़र बनवा लूँ। मीठे में शिशरंगा चलेगा क्या? हाँ, अब पता नहीं।
तो इसमें ज़िक्र है, इसमें आगे ताज़ियों का भी ज़िक्र है। ताज़ियों के बारे में भी इन्होंने बहुत डिटेल से बताया है। और ताज़ियों का मुझे तो इसको पढ़ के ही पता चला कि ताज़िए पहले हिंदू भी रखते थे। तो हिंदू रखते थे 20वीं सदी में शुरुआत में हिंदू मुसलमानों ने ताज़िए की शक्ल व बनावट, हिंदू मुसलमान के ताज़ियों की शक्ल और बनावट में कोई फ़र्क नहीं था, मगर शाही अज़ा खानों में इमाम हुसैन के मज़ार मुबारक की शबीह रखी जाती थी, जिसको ज़री ही कहते थे। और एक जगह ये बता रहे हैं, तुम्हें मालूम है या नहीं, लाल ताज़िए के नाम से 2 लोग ताज़िया निकालते थे। पहला ताज़िया कदीमी था, अहद शाही में यह ताज़िया हिंदू हरकारे ने रखा था। उसके बाद कहारों के हाथ पहुंचा। पहले जमुना कहार, फिर गोमती कहार उठाते थे। फिर 20वीं सदी के शुरू में ये मुंशी सरजू प्रसाद निगम उठाते थे। बड़े दिलसोज मरसिए रखते थे, लिखते थे, उसी से पढ़वाते थे। बाद में यह ताज़िया रमई मसलकना मोहल्ला में हाता सूरज सिंह उठाने लगे और खुद मरसिया पढ़ते थे। ऐसे करके इन्होंने ताज़िए के बारे में बहुत डिटेल बताया है, जिसमें अलग अलग तरह के ताज़िए हैं। इनका कहना है कि सब लोग अपने अपने जो इनके पेशे थे उसके अनुसार ताज़िए रखते थे। हलवाई शक्कर के ताज़िए रखते थे, दर्जी कतरनों के, और चिकन साज जो थे चिकन के काम के ताज़िए, मनिहार चूड़ी के ताज़िए, सफ़ेद ताज़िए, चटाइयों के ताज़िए। मतलब ताज़ियों का भी बहुत डिटेल है इसमें। तो फिर इस तरह से आप जब डिटेल पढ़ते जाते हैं तो आपको ये एहसास होता है कि हम अलग अलग हैं नहीं, हम एक ही हैं। खैर, अब हम फिर लौट के आते हैं लखनऊ, रूही और फिरदौस के पास में। रूही क्योंकि वहाँ अकेली रह गई है। और यहाँ पे एक और किरदार का जिक्र आया है, मारिया का। मारिया जो है रूही की सहेली है। मारिया के भी पति का निधन हो चुका है, मेनन का। और उसके बाद में वो आर्ट ऑफ लिविंग ज्वाइन करती है, देश विदेश में जाती है, आर्ट ऑफ लिविंग के सेशंस लेती है। तो इस सिलसिले में जब रोहन जेल में रहता है तो इत्तेफाक ऐसा होता है कि मारिया की मुलाकात रोहन से होती है और वो रोहन की काउंसलिंग करती है। फिर वो आती है लखनऊ और वहाँ पे रोहन की तस्वीर देखती है। काफ़ी दिन लखनऊ में रूही के पास रहती है मारिया, और तस्वीर देखती है रोहन की। और रोहन की जब चर्चा होती है तो वो मारिया सिलसिलेवार तरीके से रूही को बताती है कि रोहन के साथ क्या क्या हुआ था। और तभी आपको भी पता चलता है पूरा सिलसिलेवार तरीके से कि रोहन के साथ क्या क्या हो चुका है, रोहन ने क्या क्या झेला है। तो रूही जो है जब ये सब सुनती है तो बहुत परेशान हो जाती है, बहुत दुखी हो जाती है और कहती है कि मैंने तो अपना गम किसी जश्न की तरह मनाया है, मगर रोहन ने तो सारा जहर खुद ही पीता रहा है। और इसके बाद में जब रूही मारिया से मिलती है तो मारिया से बहुत प्रेरित होती है कि मारिया भी अपने दुख से निकली है किसी तरीके से और आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। फिर रूही भी प्रयास करती है, वो अपने को व्यस्त रखने का प्रयास करती है, गांव जाती है और वहाँ पे उनका स्कूल चल रहा है, उसे संभालती है। यहाँ पे कुछ यतीम खाने हैं जो इनके पिताजी ने शुरू किए थे, उनको संभालती है। सफ़ेद कोठी की मरम्मत करवाती है और अपने माता मम्मी फिरदौस का भी बहुत ध्यान रखती है। उनके पास भी आने जाने लग जाती, जो कि उसने पहले जाना बिल्कुल बंद कर दिया था। उसका भाई है मोनिस जो विदेश में ही सेटल है और इनको रूही को और फिरदौस को वहाँ बुलाना चाहता है, लेकिन दोनों अपनी जिम्मेदारियाँ छोड़ के नहीं जाना चाहते हैं मोनिस के पास में। और जो फिरदौस जहाँ है वो बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है इस उपन्यास में। वो व्हील चेयर पे हैं, अकेली हैं, लेकिन फिर भी वो अपना मन लगाए रहती हैं। वो इंग्लिश नॉवेल्स पढ़ती हैं और अपने सहेलियों को बुलाती हैं, उनके साथ डिस्कशंस करती हैं, उनके साथ ताश वाश खेलती हैं, मन लगाए रहती हैं किसी तरह अपना। और वो रूही को पत्र लिखती हैं, भेजती नहीं है, सिर्फ लिख के रख लेती हैं। और उनकी इच्छा है कि वो जो ये पत्र लिख रही हैं उनको एक दिन प्रकाशित करवाएं, सारे पत्रों को। और उस पत्र के माध्यम से नासिरा जी हमको लखनऊ के बारे में बहुत कुछ बता रही हैं, एक एक डिटेल। मैं जिस शहर में पली बढ़ी हूँ, मैं उस शहर को बिल्कुल भी अच्छे से नहीं जानती। मुझे ये पढ़ के पता लगा कि बिल्कुल भी नहीं जानते। ग्वालियर में मैं रह रही हूँ, मैं ग्वालियर के बारे में भी इतनी गहराई से नहीं जानती। तो यहाँ पे वो बात कर रही हैं अकबरी दरवाज़ा और खिलौने, उन दिनों के फ़ैशन की, उन दिनों के धोबियों की भी बात कर रही हैं, इत्र की, बैंड की बात की है उन्होंने, जो उस समय नक्काशीदार बर्तन चलते थे उसकी बात कर रही हैं, पान की बात कर रही हैं,
डेरेदार तवाइफ़ों की बात कर रही हैं और उस समय के ज़ेवर किस तरह के फ़ैशन के थे वो भी चर्चा वो कर रही हैं, जिसमें से मैं पान के बारे में पढ़ के बताती हूँ कि किस तरह की भाषा में इन्होंने लिखा है। पान जिसको हर ख़ास व आम अपने मेहमानों के आगे पेश करता था। नफासत पसंद लोगों के घरों में पानी के पत्ते बालू की तह में रख दिए जाते थे, जिस पर रोज़ पानी के छींटे मारे जाते थे। पान के पत्ते बालू की तह में रख दिए जाते थे, जिस पर रोज़ पानी के छींटे मारे जाते थे। कुछ दिनों बाद जब वे बालू की तह से निकाले जाते थे तो कभी कभी कुछ पत्ते सड़ जाते थे, मगर बाकी पत्तों का रंग हरे से बदलकर पीलाहट वाला हो जाता था, जिसको पिस्तई कहते थे। खुशबूदार किवाम, चांदी के वर्क, चढ़ी तंबाकू की गोलियां तरह तरह की शीशियों में भरी होती थीं। इन पानों के संग उसका इस्तेमाल होता था। पान की गिलौरी मुंह में जाते ही मक्खन की तरह घुल जाती थी। गिलौरी बनाना मुझे मेरी खाला ने तब सिखाया जब छोटे भाई की रोज़ा कुशाई का जश्न था। गिलौरी बनाने की खूबी यह मानी जाती थी कि गिलौरी को खींचकर फेंका भी जाए तो पान खुले ना, चाहे पत्ता फट जाए। दूसरा, गिलौरी का कोना ऐसा बने कि दांतों के नीचे पान रखने पर छालिया का टुकड़ा आए। छालिया काटना भी एक हुनर था। कितनी बार सरौते के बीच उंगली की खाल दबकर खून जम जाता था, तो भी छालिया के दाने शक्कर के दानों की तरह बारीक और बराबर से चौकोर कटे और उनके कोने नुकीले ना हों जो गाल या ज़बान में चुभें और दांतों में फंसे। इस हुनर को बेगमों और लड़कियों को सीखना ज़रूरी था। इसी नज़ाकत के साथ चलते बड़े बड़े शुरफा व अमीर मशहूर तवाइफ चौधराइन के यहाँ पान की गिलौरियाँ मंगवाते थे, जिसमें मेरे दादा भी शामिल थे। उनके घर के पान की लताफत का कहना ही क्या। पान मलाई की तरह नरम होते, तभी पान खाते हुए बीड़े को चबाना, जबड़े का हिलना, पीक थूकना बदतमीज़ी और आदब महफिल के खिलाफ समझा जाता था। उगलदान घरों में खास जगह रखा होता था, उस पर रुमाल ढका होता था। कोई पीक थूकता या पान तो उस रुमाल की आड़ में, मगर अब फिल्मों में ऐसा पान खिलाया जाता है कि पीक मुँह राल की तरह बहे और उगलदान साथ रहे। मेरी तौबा, क्या ज़माना था जब पान की धड़ी का होंठों पर जमना या मिस्सी पर पान का रंग कुछ ज़्यादा चढ़ जाना फूहड़पन की अलामत समझी जाती थी। दांतों का मोती की तरह चमकना भी ज़रूरी था। किसी को यह सुनना गवारा न था कि मिस्सी आलूदा लब पर रंगे पान है। तो ये पान का जिक्र मैंने इसलिए किया कि मेरा बहुत बचपन लखनऊ इलाहाबाद में बीता है। बहुत बुज़ुर्गों को मैंने पान खाते देखा है। मेरे नाना जी इसी सलीके से पान खाते थे। उन्होंने ज़िंदगी भर पान खाया, लेकिन दांत उनके ख़राब नहीं हुए। तो ये इन्होंने इतनी खूबसूरत भाषा में, और इन्हीं सब चीज़ों का, तवाइफ़ों के बारे में आप पढ़ लीजिए, इत्र के बारे में पढ़ लीजिए, इतनी खूबसूरत तरीके से लखनऊ का भी विवरण दिया है इन्होंने। और लगातार ये अपने अवसाद से बाहर निकलने का प्रयास कर रही हैं और निकल भी आती हैं धीरे धीरे करके। तो जब हम उपन्यास के पात्रों को देखेंगे तो हम ये देखते हैं कि रोहन और रूही के दुख में हमें नाराज़गी दिखती है। वो हमेशा गुस्से में रहते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो गया। उसके भी कारण हैं, लेकिन वो नाराज़ रहते हैं, हमेशा बहुत नाराज़ हैं वो। प्रभादत्त जी के दुख में हमें हताशा दिखती है, निराशा दिखती है, अवसाद दिखाई देता है, और उस अवसाद के चलते वो चली भी जाती हैं दुनिया से। और प्रहलाद दत्त जी और फिरदौस, ये दो और भी बहुत से पात्र हैं जिनमें दो मुख्य पात्र ये हैं जिन्होंने अपने दुख से निकलने का प्रयास किया है। तो यहाँ पे जो 5 स्टेजेस ऑफ ग्रीफ जिसको हम कहते हैं, सभी को पता ही होंगी, मैं उसकी चर्चा कर देती हूँ कि वो इसकी परतें, जो 5 स्टेजेस ऑफ ग्रीफ हम जिसको कहते हैं, उसकी परतें इस उपन्यास में दिख रही हैं। पहली स्टेज होती है डिनायल, अस्वीकार्यता। हम मानना ही नहीं चाहते, हम हमेशा कहते हैं हमारे साथ ऐसा कैसे हो गया, हमारे साथ नहीं हो सकता ऐसा। और दूसरी स्टेज है एंगर, क्रोध, नाराज़गी, कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, ईश्वर ने हमें ही क्यों चुना ऐसा करने के लिए। और तीसरी स्टेज है बार्गेनिंग, कि हम किसी चमत्कार का इंतज़ार करते रहते हैं और इंतज़ार करते हैं बैठ के कि एक दिन चमत्कार होगा, एक दिन सब ठीक हो जाएगा हमारे साथ में। चौथी स्टेज है डिप्रेशन, अवसाद, और जिसमें कि प्रभादत्त जी दिखाई देती हैं और जुल्फ़िकार साहब भी दिखते हैं हमको,
कि हम गहरे अवसाद में चले जाते हैं, और इतने गहरे अवसाद में चले जाते हैं कि हम उस दुख से निकल ही नहीं पाते, हम इस संसार से ही चले जाते हैं। और 5वीं स्टेज आती है एक्सेप्टेंस से, कि हम जब सच्चाई को स्वीकार लेते हैं और शांति की तलाश करते हैं, उस दुख से निकलने का प्रयास करते हैं। तो ये सब व्यक्तिगत ही मामला है कि कौन किस स्टेज पे है, कौन किस स्टेज को कैसे पार कर पाता है। और जब हम अवसाद में होते हैं तो हमको ये समझ में आता है कि हमारे जीवन का पहिया गोल ना होकर चौकोर हो जाता है। उसको एक ज़ोरदार पुश की ज़रूरत होती है, एक ज़ोरदार धक्के की ज़रूरत होती है, और वो कई बार वो पुश हमें लगाना पड़ता है, तब जाके हम उस अवसाद से निकल पाते हैं। एक और प्रसंग है जिसकी मैं चर्चा कर देती हूँ, थोड़ा सा ही समय है, जो मुझे बहुत अच्छा लगा था। जो हम उसी स्टेज पे हैं लगता है, हम जिनके बच्चे टीनेज के बच्चे हैं या थोड़े से बड़े हैं। तो ये प्रभा दत्त जी जो हैं वो शोभा जी से डिस्कस कर रही हैं, शोभा जी से बात कर रही हैं, जब प्रभा दत्त जी थी तब। बहुत पहले की बात है। कॉलेज से आकर रोहन मुझसे शिकवा शिकायत करता है कि हमने उसे सिर्फ नैतिक समझ दी, ह्यूमन वैल्यूज़ को महामंडित किया है, मगर कभी ये नहीं सिखाया कि जब तुम बुरे लोगों से टकराओ तो उनके बर्ताव से कैसे बचो। आज मैं उसकी बदतमीजियों के बावजूद शराफत की वह ज़ुबान बोलता हूँ जो नाकारा साबित होती है। एलिसन के लिए बोल रहा है वो, कि उसकी बदतमीजी के बावजूद मैं उससे नहीं लड़ पाता हूँ। मेरा बचाव नहीं करती, उल्टा मेरा नुकसान करती है। यह ज्ञान मैं उसे तब कहाँ से देती जब हम में से कभी कोई गुंडा, चोर, जेब कतरा, कातिल टकराया ही नहीं। अजीब संयोग रहा। अपने यहाँ तो कीड़े मकोड़ों तक को मारना पाप समझा गया है। मुझे तो अब अपनी यह कमी खलने लगी है, मगर शोभा जो जिस खमीर का होता है वह अपने को लाख चाहने पे भी नहीं बदल पाता। शोभा इनसे कह रही हैं कि हम रोज़ क्लास में नई पीढ़ी के सम्मुख खड़े होते हैं। हर साल नया बैच नए चेहरे के साथ उपस्थित होता है। उन्हें हम ज्ञान देते हैं बेहतर इंसान बनने के लिए। हम उन्हें चालाकी भी सिखा सकते हैं, मगर कोई ज़रूरी नहीं कि जो अनुभव हम उन्हें दें वह उसी से गुजरें। न गुजरने की हालत में उन मासूमों के दिमागों पर बुरा असर भी तो पड़ सकता है। हम उन्हें समझदार बना सकते हैं। स्थिति को संभालने और समझने का विवेक तो उन्हें खुद ही हासिल करना होगा। अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी होगी, शोभा ने जोश भरे लहजे से कहा। तो ये बात सही है कि हमें अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ती है, और हम अपने बच्चों को चालाक ना ही बनाएं तो वो ज़्यादा अच्छा है। तो ये अब रोहन का क्या हुआ, रूही का क्या हुआ, और एलिसन का क्या हुआ, टेसू का क्या हुआ, ये तो आप इस उपन्यास में ही पढ़ेंगे। ये जीवन जटिल है, उलझन भरा है। उसी तरह ये उपन्यास भी जटिल है, उलझन भरा ही है। कभी कभी बहुत उलझन होती है। इतनी मृत्यु की वेदना है इस उपन्यास में कि पढ़ते पढ़ते थोड़ी सी उलझन हो जाती है, लेकिन ज़रूरी है, उलझनों को देखना भी ज़रूरी है। तो जैसे हमारे जीवन में जटिलता है, निरंतरता है, उलझनें हैं, ठीक वैसे ही इस उपन्यास में है। तो मैं बस यही चीज़ कह के अपनी बात ख़त्म करूँगी। ज़िंदगी देकर मुझे रोज़े अज़ल उसने कहा, ये हकीकत गम की ले और राहतों के ख्वाब देख। थैंक यू।